तो इन्होंने अंधविश्वास से दूर हटकर मानववादी विचारधारा को उन्होंने फैलाने, अम्बेडकर जी का विचारों के हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम खुश हैं कि हम चाहते हैं कि संविधान को किसी भी तरह से हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। ललय सिंह यादव, आप सभी को जिस प्रकार से पता होगा कि इस देश में जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद, पखंडवाद अपने चरम सीमा पे काम कर रही है, मानव में भेदभाव पैदा करती है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे छुआछूत किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनके खिलाफ ही रामायण और तमाम पुस्तकें ये भी लिखे, जिसमें विशेष कर जो एक अंधविश्वास पैदा किया गया इस देश में अशिक्षा के ऊपर, उसको दूर करने का ये प्रयास किए, अपने लेखन समाज को संगठित करने का प्रयास किए, समाज में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का एक सीख देने का प्रयास किया अपने लेखन के माध्यम से। इसलिए आज हम तमाम जो बहुजन मूल निवासी समाज है वो इनके लिए जो है यहाँ पे जयंती समारोह रखा। वहाँ पे ये पता चलता है कि हमारे लिए जितना खतरनाक भाजपा है उतना ही खतरनाक कांग्रेस थी। इसलिए हम थर्ड फ्रंट के रूप में अपने आप को मजबूत करके बहुजन समाज स्थापित करने के लिए उस वैचारिक रूप से अपने समाज को आगे लाने का काम है और विचारों के साथ कोई समझौता ना किया जाए, इसलिए फील्ड अपना तैयार कर रहे हैं हम लोग। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी डिहुरी के वर्क सेट में है और यहाँ पे काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए हैं और महान समाज सुधारक पेरियार लली सिंह यादव का जयंती मनाई गई है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे लोग हैं और अत्रि विधानसभा के पूर्व विधायक कृष्णानंद यादव जी हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद। पहला सवाल है सर कि लली सिंह यादव जी बहुजनों के लिए क्या किए कि इनका आज जो है जयंती मना रहे हैं बहुत धूमधाम से? बहुजनों के लिए इन्होंने यह किया कि जो पूरे देश के अंदर मानववादी संस्कृति जो पनपी हुई है, मानववादियों ने ऐसा अंधविश्वास फैलाया है, खास करके विज्ञान के खिलाफ ये अंधविश्वास को फैलाया है। तो इन्होंने अंधविश्वास से दूर हटकर मानववादी विचारधारा को उन्होंने फैलाने का काम किया है और घर ही से शुरू किया। और फिर जहाँ नौकरी कर रहे तो वहाँ भी अन्याय के खिलाफ और मनुवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा और फिर वो जेल भी गए। इसलिए हम लोग का जगाने का काम किया है, इसलिए मैं उनका जयंती मना रहा हूँ। हम लोग वर्तमान में बहुजनों की स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज वर्तमान में बहुजनों की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, क्योंकि उस समय कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। पेरियार, अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, चौधरी महाराज सिंह भारती, बिहार में जगदेव प्रसाद जी, काफ़ी मनुवाद के खिलाफ उन्होंने किया और बहुजन समाज के पक्ष में किया। काशीराम जी, मायावती भी, ऐसा नहीं, सब लोग काम किया। और आज जो है हम प्रगति की ओर हैं और हम लोग घर घर अलग जगा रहे हैं मनुवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ और वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए। और ख़ास करके संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का विचारों के हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम खुश हैं कि हम प्रगति पर हैं। जी सर, पर संविधान बदलने के बाद पहले मौखिक रूप से कहा जाता था, अब लिखित रूप से भी कहा जाने लगा है सर। वो भी मोदी जी के कुछ खास व्यक्ति जो हैं ना उनके जो सलाहकारें हैं, आर्थिक सलाहकारें हैं, क्या कहना चाहिए? उस समय भी देखिए जंतर मंतर पर इन हमारे जो संविधान की प्रति उन्हीं लोगों ने जलाया था, खास करके आरएसएस वाले लोगों ने। तो आरएसएस वाले से हम क्या उम्मीद रखें? वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना सही जगह पर, वो गलत नहीं है। हमारा आदमी को समझना है कि वो संविधान बदलना चाहता है और हम चाहते हैं कि संविधान को किसी भी तरह से हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। यही तो बात है। मणिपुर कांड पे सर आरएसएस वाले और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनको चुप्पी पर क्या कहना चाहेंगे? चुप्पी नहीं है, वो साजिश है। असल में हुआ क्या है कि वहाँ पर जो वहाँ का मुख्यमंत्री है वीरेंद्र ना, क्या नाम है, बीरेन सिंह, उसका घर है छपरा। तो हिंदू विचारधारा को उभारने के लिए
वो खास करके इसके मैतई को पक्ष में और उसका क्या है काम है कुकी कुकी के खिलाफ जो खास करके अनुसूचित जाति है उसके खिलाफ उन्होंने काम किया और 5,000 जो इसास और AK-47 वो दे दिया है, लूटा कोई नहीं है, वो हाथ में दे दिया गया तो तुरंत दे दिया। तो समझिए कि हम और कहना चाहते हैं कि वहाँ का जो एक सेना में जवान जो कारगिल में काम किया था, वो अपनी व्यथा उन्होंने कहा कि कारगिल के जो युद्ध में हमने तिरंगा फहराया है कारगिल के चौक पर, लेकिन हम घर में मोदी जी की सरकार में अपनी पत्नी को इज्जत नहीं बचा सकी, नग्न घुमाई गई और फिर इज्जत भी नहीं बचाई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है राष्ट्रीयता से नफरत है, राष्ट्रीय झंडा से नफरत है। किस प्रकार यहाँ की बहनें, हमारी बेटियाँ जो कुश्ती प्रतियोगिता में दुनिया में जीत कर आई और झंडा फहराई दुनिया में राष्ट्रीय झंडा को, और उसको बर्दाश्त नहीं किया। एक क्रिमिनल जो सांसद है उसके साथ बचाव कर रहा है, उसको कभी जेल भी नहीं भेजना, मतलब उसके बचाव में लगा हुआ है केंद्र सरकार। तो उसी तरह से हमने कहा था कि राष्ट्रीयता से इसको नफरत है। आज यही हुआ कि कुश्ती प्रतियोगिता में इन लोग जाएंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रीय झंडा के निकट या उसके हाथ में लोग राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराएंगे, दूसरे देश के झंडा के साथ ये टैग किया जाएगा। तो यह तो शुरू से ही है कि RSS देशद्रोही संगठन है और वो अपना कभी भी राष्ट्रीयता या राष्ट्र से उसको कोई मतलब नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में कभी नहीं रहा, कभी नहीं, कुछ भी नहीं किया है। और आज यही कहता है कि राजभक्त हैं और हम लोग जैसे जो मूल निवासी है यहाँ के, उसी को देशद्रोही कहा जाता है। 2024 के इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव है, हम उसको बहुत आगे बढ़कर कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आम आदमी जग जाए और ये जो जन विरोधी है, भारत विरोधी है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ हम लोग गाँव-गाँव में जगाएंगे। वोट तो हमारा ही है, लेकिन जगे हुए नहीं हैं। OBC के लोग आज ज़्यादा मनुवादी संस्कृति के पोषक हो गए हैं, उसको हम लोग अलग करें और फिर जगाएंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि मोदी की सरकार जो बनी हुई है केंद्र में, उसको हटाया जा सकता है। और अभी देख लीजिए, अभी जो एकजुटता हुई है इंडिया के लोगों को, उसमें वो भयभीत, इतने भयभीत हैं कि देख लीजिए कि 200 रुपया किस तरह से कम किया गया रसोई गैस में, यही 500 रुपया के 1100 किया और वही कम किया। तो क्या मामला है? यहाँ के लोग को समझाना है कि वो तो चुनाव आया है ऐसे किया, फिर 1100 नहीं 2000 कर देगा। उसी तरह से अभी विशेष सत्र बुलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब विपक्षी के कोई के जानकारी भी नहीं दिया। 18 से 22 तक लोग कहते हैं कि संविधान के बारे में भी संशोधन की बात करेंगे या दूसरी बात करेंगे, और कह रहा है एक नेशन एक इलेक्शन। तो ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं कहना, लेकिन ये झूठा काम इतना जल्दी हो भी नहीं सकता है। लेकिन वो भी समझ गया है कि हम अबरी की लगता है नहीं आएंगे, इसलिए आनन फानन में लगता है जैसे कोई आदमी पागल हो गया है नेता, तो पागल जैसा काम कर रहा है। उसको है कि अंदर अंदर की कहीं नहीं लोग जगा देंगे बहुत जनों के, तो हम हार जाएंगे। जी धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ मनान सर हैं, उनसे भी कुछ सवाल हो जाएंगे। तो वर्तमान में शिक्षा की स्थिति पर थोड़े प्रकाश डालेंगे। वर्तमान में शिक्षा की जो स्थिति है, जी आप देखिए कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। जी जी पहले हालांकि अच्छा बात है कि गया जिला में अनुसूचित जातियों के लिए 3 अंबेडकर विद्यालय खोला गया है, ये अच्छी बात है। और शिक्षकों को योग्यता देने के लिए सबसे पहले तो उन लोगों का जो मांग है सरकारीकरण, सरकार को वो मांगना चाहिए, है कि नहीं, मानना चाहिए। और शिक्षा, उच्च शिक्षा भी पिछड़ा है। हम लोग भी कॉलेज तक शिक्षा ग्रहण किए थे, स्कूल से लेके। हम लोगों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज बिना ट्यूशन के काम नहीं चल रहा है। मगध विश्वविद्यालय में सेशन पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा में एक जो सबसे बड़ी भूल हो रही है कि सब बच्चों का से
आंदोलन कराया, ये सब तो आवेदन करवाया जाता है एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए जब किया जाता है तो अब वो चाह कहीं रहा एडमिशन लेना, अब उनको एडमिशन कहाँ दिया जाता है। पहले आसानी था, किसी कॉलेज में गए, सीट फुल हुआ, दूसरा कॉलेज में गए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और मिला जुला कर शिक्षा की स्थिति में सुधार धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पहले जो तो अभी हमारे साथ हैं सौरभ जी। तो पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर, उनके जीवनी के बारे में। जी जरूर। सबसे पहले सत्या टीवी देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। अभी हम लोग अतरी प्रखंड के डिहरी गांव में हैं। यहाँ पे पेरियार ललई सिंह यादव जी का जयंती समारोह रखा गया था और यहाँ पे तमाम प्रखंड के वासियों के द्वारा जो है तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो इनके विचारों को फॉलो करके जो है समाज को जागरूक करने का एक प्रयास जो कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया था। ललई सिंह यादव, आप सभी को जिस प्रकार से पता होगा कि इस देश में जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद, पखंडवाद अपने चरम सीमा पे काम कर रही है, मानव में भेदभाव पैदा करती है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे छुआछूत किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनके खिलाफ एक विचार उत्पन्न हुआ था वी रामास्वामी पेरियार। उनके विचारों पे चलने का काम पेरियार ललई सिंह यादव ने किया और उनके द्वारा जो तमाम रामायण पे कटाक्ष करते हुए जो किताबें लिखी गई थी, उसको जो है पेरियार ललई सिंह यादव हिंदी अनुवाद करके सच्ची रामायण और तमाम पुस्तकें ये भी लिखे, जिसमें विशेष कर जो एक अंधविश्वास पैदा किया गया इस देश में अशिक्षा के ऊपर, उसको दूर करने का ये प्रयास किए। अपने लेखन के माध्यम से समाज को संगठित करने का प्रयास किए, समाज में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का एक सीख देने का प्रयास किया अपने लेखन के माध्यम से। इसलिए आज हम तमाम जो बहुजन मूल निवासी समाज है, वो इनके लिए जो है यहाँ पे जयंती समारोह रखा गया। सर, आज जो 15% जो है 85% पर राज कर रहा है, इसका कारण बताएंगे? देखिए, 15% को जो करना है वो ईमानदारी से वो कर रहे हैं जी। उनको इस देश के सत्ता और शासन पे काबिज रहना है, उसके लिए वो लगातार प्रयासरत है, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं सत्ता में होने के बावजूद। लेकिन जो 85% है वो इस पंजा की तरह खुले हुए हैं और पंजा को जो है आप जब तक मुट्ठी नहीं बनाएंगे, आप इसमें कुछ भी भींच नहीं सकते हैं, आप इसमें कुछ भी रख नहीं सकते हैं। आपको कुछ चाहिए, वो चाहे अधिकार ही हो, उसके लिए इन सारे मुट्ठियों को एक साथ लाना पड़ेगा। वैसे ही इस 85% समाज को जाति विहीन होकर, धर्म विहीन होकर समाज बनाना पड़ेगा और उन मूल निवासी समाज के अंतर्गत आकर अपने समाज के वैचारिक व्यक्तियों को इस देश के सत्ता और शासन में भेजना होगा, विधानसभा और लोकसभा में भेजना होगा। सर, बहुजन नेताओं को कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है सर, जैसे जीताराम मांझी ले लीजिए, चिराग पासवान ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज से उठकर एनडीए में शामिल हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम उनको बहुजन नेता मानते ही नहीं है जी। जो वैचारिक ना हो, जो समाज के लिए समर्पित ना हो, जो बहुजन महापुरुषों के विचारों पे न चलता हो, वो कभी भी बहुजन नेता नहीं हो सकता है। वो चाहे कोई भी हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो और तमाम जो अपने आप को दलित पिछड़ों का नेता कहते हैं, वो दलित पिछड़ा के लिए क्या किया है एक बार मंच पे खड़ा होकर अगर बोल दे, तब हम उनको दलितों का, पिछड़ों का नेता मानेंगे, अल्पसंख्यकों का नेता मानेंगे। 2024 वो इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत स्वार्थ में, पारिवारिक स्वार्थ में। आप देखिए, कोई भी आप जितना भी नाम लिए उन सभी का एक जो है इतिहास उठाकर देखे, जब जब उनको मौका मिला है वो अपने परिवारों को आगे किए हैं, अपने समाज के कितने लोगों को आगे करने का प्रयास किए हैं, कितने लोगों को जो है लोकसभा, विधानसभा भेजने का काम किए, एक का भी नाम नहीं आएगा। या तो अपने परिवार के लोगों को आगे करके विधानसभा, लोकसभा भेजे, या अपने पोषकों को, जो उनको पोसे पाले हुए हैं, उनको आगे किए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। हम बहुजन
समाज को और अपने बीच से वैचारिक व्यक्ति को लोकसभा विधानसभा पहुंचाने का कार्य करना पड़ेगा। 2024 के इलेक्शन में भीम आर्मी किन के सपोर्ट में आने वाले हैं? देखिए, ये जो निर्णय होगा ये कमेटी के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन हम लोग जो अभी वैचारिक रूप से जो हम लोग विचार करते हैं वहां पे ये पता चलता है कि हमारे लिए जितना खतरनाक भाजपा है उतना ही खतरनाक कांग्रेस थी। इसलिए हम थर्ड फ्रंट के रूप में अपने आप को मजबूत करके बहुजन समाज स्थापित करने के लिए उस वैचारिक रूप से अपने समाज को आगे लाने का काम है और विचारों के साथ कोई समझौता ना किया जाए, इसलिए फील्ड अपना तैयार कर रहे हैं हम लोग।